पढ़ा। नमस्कार, ज्ञान विचलन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं 9th की जो आपकी सेकंड पुस्तक है कृतिका, उसका सेकंड अध्याय है आज, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका है, उसका नाम है मृदुला गर्ग। तो यहाँ जो पाठ है आपका मेरे संग की औरतें, तो मृदुला गर्ग ने अपने जो पारिवारिक संबंध है, माता है, जैसे बुआ है, नानी है, इन सब से इनका संबंध बताया है, और एक अपने दादी की, नानी की जो परंपरा रीति रिवाज के अनुसार वो चल रही थी, माँ की, परदादी की, ये सारी बातें यहाँ इस पाठ में उन्होंने व्यक्त की है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मृदुला गर्ग का जीवन परिचय देख लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि ये संस्मरण। तो सबसे पहले लेखिका का जन्म होता है 1938 ईस्वी के अंदर, और स्थान का कौन सा है? कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर है मृदुला गर्ग का 1938 में जन्म होता है। उनके पिता का नाम था वीर प्रसाद जैन, और माता का नाम था रविकांता जैन। ये कई भाषाओं की जानकार थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, और इनके उपन्यास, नाटक, कहानियां वो भी दोनों भाषाओं में प्रकाशित। मुख्य रचनाओं में देखें तो जैसे पहले कहानी का देखते हैं, तो कहानी के अंदर कितनी गेंदें जो कब प्रकाशित हुई है? 1975 ईस्वी के अंदर है। और टुकड़ा टुकड़ा आदमी ये कब हुआ है? 1977 के अंदर है। और उपन्यासों में हम देखें तो वंशज है, वो कब हुआ है? 1976 के अंदर है। और कंठ गुलाब वो 1976 के अंदर। ये दोनों 96 के अंदर, ये दोनों इनके क्या है? उपन्यास है। ये तो 1976 के अंदर होता है, और ये 96 का, ठीक है। और हम पुरस्कारों की बात करें तो इनको कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जैसे व्यास सम्मान मिला हुआ है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है। और अब हम पढ़ते हैं इनका जो हमारे चित्र के रूप में दिया गया है, मेरे संग की औरतें। तो मैंने आपको बताया ये अपने दादी, नानी, परदादी, मौसी, सबकी यहाँ, बहनों की, सबकी यहाँ बात हमें बताएगी। तो पाठ शुरू करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका कहती है कि जैसे सबकी होती है, वैसे भी मेरी एक नानी थी, लेकिन मैं नानी से कभी मिली नहीं या देखा नहीं। कारण क्या रहा? उनकी माँ की शादी से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो जाती है। तो शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। ये यहाँ बात कह रही है लेखिका, जैसे कि लेखिका कुल 5-6 महीने थी, उनमें से जो 3 महीने है वो तीनों क्या है? लेखिका है। इसलिए कह रही है कि हो सकता है शायद नानी से हमने कहानियां नहीं सुनी, इसलिए हम कहानियां खुद ही कहने लगी, मतलब खुद ही कहानी के रूप में लेखिका बन गई। नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। नानी की जो बातें थी वो माँ से हमने सुनी, लेकिन जो माँ उनकी बातें कहती थी तो बचपन में हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आगे चलकर उनका जो ज्ञान था, रीति रिवाज थी, हमें समझ में आया जब हम बड़ी हो गई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और परदार्शनी औरत थी। परदार्शनी का मतलब होता है पर्दा करने वाली। तो कहते हैं कि हमने जब बचपन में थे तो माँ के द्वारा नानी के बारे में ये सुना था कि परंपरा निभाने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली एक महिला थी। अपने पति शादी के तुरंत बाद, मतलब इनके नाना जी, इनको छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। जो लेखिका के नाना जी है वो शादी के बाद ही, शादी उनकी बचपन में हो जाती है, तो शादी के बाद वो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, और वहाँ विदेश से पढ़ाई करके आते हैं। और जब वो डिग्री लेकर लौटते हैं तो जो विलायती, मतलब विदेशी जो रीति रिवाज थी सारी वो अपनाते हैं, और जिंदगी भर उसी के अनुसार रहते हैं। लेकिन इनकी जो नानी थी वो जो नाना का जीवन था विदेशी, उनका असर इन नानी के जीवन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। नानी अपने रहन सहन के असर पर बिल्कुल ही उनका जो विदेशी संस्कृति थी उसका आने दिया था। वो अपने अनुसार या अपने रीति की या परंपरा के अनुसार ही जी रही थी। उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति से कभी नहीं किया था, और उनको विदेशी संस्कृति पसंद नहीं है, या मैं उनके अनुसार नहीं रहना चाहती, या आपके अपना रहे तो आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो इस प्रकार की बातें लेखिका कहती है कि मेरी नानी ने कभी अपने पति यानी नाना से कही थी। पर जब एक कम उम्र में नानी
नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी और नाना से कहा कि वे पर्दे का लिया छोड़कर उसके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। अब लेखिका की जो नानी है, मतलब इनकी माँ की माँ, वो कह रही है कि जब ये कम उम्र में थी तभी उनको एक लाइजात बीमारी लगी थी जिसके कारण वो मौत के करीब आ गई थी। तो अपनी 15 वर्षीय इकलौती जो बेटी थी, मतलब लेखिका की माँ थी, उनकी शादी की उनको जिंदा सताने लगी। इसलिए अपने पति के एक दोस्त थे जिनका नाम था प्यारेलाल, तो अपने पति से कहा कि मैं आपके दोस्त जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए कि परदाशनी मतलब पर्दा करने वाली एक औरत है और एक आज तक कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की, अचानक पराये मर्द से कैसे मिलना चाहती है। खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। मतलब उनके मन में शंका हुई कि ऐसा क्या हो गया अचानक इसके जो ये अंत समय में उनसे मिलना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी और सवाल जवाब के वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हजूर में पेश किया। प्यारेलाल जी को लाने के लिए उन्होंने समय नहीं गवाया और उनसे सवाल जवाब नहीं करके अपने दोस्त को लाकर अपनी बीबी के सामने हाजिर किया। अब जो नानी ने कहा वे भी हैरतगंज था। उन्होंने कहा वचन दीजिए, मतलब ये जो आज तक ऐसी औरतें पर्दा करने वाली या घर से बाहर नहीं निकलने वाली या अपने परंपरा रीति रिवाज को निभाने वाली अचानक अलग ही मन से बात भी कर रही है और बात भी इस प्रकार की कह रही है जिससे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। एक वचन लेती है और कहती क्या है कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, मतलब इनकी जब शादी लायक हो जाएगी तो इसके लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी आपको। किनको कह रही है? प्यारेलाल जी। और मेरे पति साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहब के फरमासदार यहाँ किसको कहा है? अंग्रेजों को कहा है, ब्रिटिश शासन को कहा है कि हो कि आप अपनी आजादी के सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता है कि आप अपनी आजादी से पूर्ण तरह बेखबर इस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा, बाद में मेरी समझ में आया। लेकिन कहती है कि जब ये बात मुझे पता चली नानी की कि नानी ने अपनी लाडली बेटी के लिए अपने पति को नहीं कहकर अपने पति दोस्त जो प्यारेलाल जी थे जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में सेनानी के रूप में भाग भी लिया था, तो उनसे वो कहती है कि आप मेरी बेटी के लिए वर ढूंढेंगे। कारण की बताया है? कारण ये बताया है कि मेरे पति है वो तो कोई जो अंग्रेजी का चापलूसी करने वाला होगा या उनका कोई सिपाही होगा, उनसे शादी कर देंगे। मैं ये नहीं चाहती कि इस प्रकार के कोई व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी हो। तो लेखिका कहती है कि इस प्रकार की नानी की बातें सुनकर मेरे मन में आज ये बात आई है, यह पता चला है कि ये पुरानी परंपरा निभाने वाली और पर्दा करने वाली औरत भी आजादी का किस प्रकार का जुनून रखती थी। उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया था और न उससे साझेदारी की है, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। परंपरा जैसे ये कह रही कि मैंने नाना को कभी रोक टोक नहीं की या कभी उनको ऐसा नहीं बताया कि वो कुछ करेंगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से या अपनी परंपरा अपने रीति रिवाज के अनुसार जीती थी। क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहे, दूसरी तरफ जीने के लिए मजबूर न हो, असली आजादी कुछ ज्यादा ही होती है। कहते हैं ये क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने भाग नहीं लिया होगा या इस प्रकार के आंदोलनों में ये नहीं कूद पड़ी होगी, लेकिन उनके अंदर जो आजादी का जुनून था उससे ये पता चलता है कि ये भी देश को एक आजाद या आजाद देखना चाहती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिन्हें आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था। जैसी लेखिका की नानी चाहती थी वैसे ही लड़के से उनकी बेटी मतलब लेखिका की माँ का विवाह होता है। एक पढ़ाई होनहार लड़का है और एक उन्होंने जो आजादी के आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने भाग भी लिया है और उनको IAS के इम्तिहान में बैठने से भी मना कर दिया था उन कारणों के कारण। और ये जिससे जेब में कुछ नहीं पैसा ढिला नहीं था, मतलब ये पूर्वजों की संपत्ति उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें अपनी भारी लगती थी और कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाकर वे अपने पहनने का अभ्यास करती थी। ये माँ की स्थिति बताई जा रही है जब उनकी शादी होती है।
तो लेकिन कहती है कि मेरी माँ गांधी जी के सिद्धांतों या विचारों के तेज चलने के कारण उनको खादी की धोती पहननी पड़ती थी और वो बड़ी नाजुक थी। जो लेखिका की यहाँ माँ है वो बड़ी नाजुक है, तो कहते हैं कि उनकी जब ये खादी की धोती पहनने नहीं आती थी, दूसरा जब पहनती थी तो कमर में लचके जाती थी या कमर में लचके आ जाती थी। तो लेखिका की जो माँ है वो रात भर पहनने की प्रैक्टिस करती थी या कोशिश करती थी, जिससे सुबह उनको ऐसा कोई ना कह दे या उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनसे साड़ी ढंग से पहनी नहीं गई है। उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। ये जो इनकी दादी है लेखिका की, वो कहती है कि हमारी बहू तो इतनी मतलब नाजुक है, वो भारी काम कोई नहीं कर सकती, बिल्कुल ही नाजुक है, हल्के फुल्के काम वो कर सकती है। इसके लिए उन्होंने कहावत भी कही है, धोई पहुंची और छींके पर टांग दी, मतलब बिल्कुल भारी का काम हो वो कर दे और फिर आराम। गमित ये रही कि किसी ने उनके छींके पर उतारने की पेशकश भी नहीं की, मतलब ये युग परिवार में रहने के बाद भी या उनका कोई विरोध किसी ने नहीं किया कि आप ये भारी काम कीजिए या आपसे क्यों नहीं होता, जितना वो कर पाती वो करती। आगे क्यों नहीं की उनकी 2 बजे थी, मतलब क्यों नहीं उसके रोक टोक की, उनकी 2 बजे बताइए लेखिका ने। पहली वजह क्या बताइए कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल जी साधकों के खास अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साथ माने जाते थे, बस जाते हुए हिंदुस्तानी थे। ये जो हमारा देश उस समय गुलाम है तब की बात बताई जा रही है। तो इनके जो नाना जी थे पहले जी आ चुका है, उन्होंने बाहर की पढ़ाई की थी और विदेशी संस्कृति को अपनाया था और ये जो ब्रिटिश शासन थे उनसे काफी लगाव या खास लगाव रखते थे। तो पहला कारण तो ये रहा कि उनका दबदबा था, मतलब के मेरे नाना का दबदबा था, इस कारण उनको कुछ भी नहीं कहते थे। और बाकी चेर मोर रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेज में। मजे की बात यह है कि हमारे देश में आजादी का जंग लड़ने वाले अंग्रेज में सबसे बड़े प्रशंसक थे। नाना जी की बात बताई गई है कि हिंदुस्तानी होने के बाद भी ये प्रशंसक किसके थे, अंग्रेजों के ही थे। और जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे या आजादी के लड़ाई लड़ने में आगे आकर भाग ले रहे थे, उनकी ओर से इनका कोई कार्य नहीं था। गांधी नेहरू हो या मेरे पिता के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते थे, खाली और शोर सिर करता रहे, दबदबा उनके सास ही ससुर का ही था। ये इनके अपने पिता की बात बताइए कि मेरे पिता, या मान लीजिए गांधी जी, मान लीजिए नेहरू जी को ले लीजिए, ये आजादी के लिए लड़ते लड़ते सारा कुछ गवा दे, फिर भी दबदबा मेरे नाना यानी उनके पिताजी के ससुर का ही रहता था। इसे रोमांचक क्या होगा, परिकथा होती नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी में रोमांचक उत्कथाएं थी जो कहना गतिशील है और गाढ़ा बन चुकी। दूसरी, ये तो पहली वजह, दूसरी वजह बताइए कि अपनी हैसियत थी कि उसे खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से कुछ इस तरह भूली मिली थी कि वे परिजा से कम जुदाई नहीं मालूम पड़ती थी। 2 बातें बताइए, पहले तो नाना का दबदबा और दूसरा बताइए कि जो लेखिका थी बड़ी सुंदर थी और नाजुक थी और ये ईमानदारी और स्पष्ट कहने वाली थी। इसी कारण ये दूसरे कारण था कि जिससे वो उनको कुछ कहा नहीं जाता था। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर ली जाती थी, मतलब कोई किसी प्रकार की राय लेनी होती थी तो लेखिका की माँ से जरूर कहा जाता था और वो निष्पक्ष रूप से या अच्छी राय वो ईमानदारी पूर्वक देती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अगर लेखिका की माँ के द्वारा कोई बात कह दी गई तो वो उसको पूर्ण भी करता था या पूर्ण करते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाई करते हैं, हम पे बैल है। ये नानी के द्वारा कहते हैं, लेखिका कह रही कि मेरी दादी के द्वारा मैंने ये कई बार कहते सुना था कि हम हाथी से बैल नहीं जुतवाते, क्योंकि हाथी से काम नहीं करवाते क्योंकि बैल जोतने हल वगैरह चलाने के लिए हमारे घर में बैल है। कहने का तात्पर्य है कोई भारी भरकम काम करने के लिए हमारे घर पे नौकर हैं, इसीलिए हम इनसे ऐसा कार्य नहीं करवाते, जितना ये कर पाती है उतना अच्छा है। जब देखा कि हम बच्चों की ममतुला पूरी परवरिश के मामले माँ के सिवाय घर के सभी पुराने मुस्तैद थे। जैसे लेखिका कह रही है कि हम जो बहनें थी हमारी परवरिश में मुख्य रूप से माँ की भूमिका न होकर बाकी जो सदस्य थे सब मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे। जैसे दादी, उनकी जिठानियाँ, खुद मरदजात पिता भी, मतलब इनकी देख रेख में, लेखिका की देख रेख में उनके परिवार में माँ के अलावा और बाकी लोग थे उनका ज्यादा हाथ रहा है। जैसे
उनकी दादी दादी की जेठानियां मतलब बड़ी दादियां, वो उनके पिता, ये सब उनकी देख रेख करते थे। पर ठोस काम न करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था, वह भरपूर था, उसने तरीके से उसे भरपूर निभाती भी थी। कहते हैं कि माँ ये नहीं कि घर का कार्य नहीं करती या बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं उठाती, फिर भी इसका आजादी का जुनून है वो कम नहीं था। और ये जिस से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से ये जो भी कार्य करती थी स्वयं के तरीके से या स्वयं के कार्य वो करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय जैसा नहीं पाया और नहीं उन्होंने कभी लाड़ किया, नहीं हमारे लिए खाना पकाया और नहीं अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। और अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती, इससे ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था और ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बिताती थी। ये माँ की दिनचर्या बताई है लेखिका ने। कहती है कि जो भारतीय माएँ होती है ऐसी माएँ मैं अपनी माँ में नजर नहीं आई। उनका जो लाड प्यार था, खाना पका कर खिलाना या आप बेटी हो आगे बहू बनकर जाना, इस प्रकार की निश्चय देना, ऐसा कुछ नहीं था। और एक इसका मुख्य कारण था वो कुछ बीमार रहती थी और दूसरा कारण था वो ऐसे घरेलू कार्यों में रुचि नहीं रखती थी और किताब वगैरह पढ़ने का उनका शौक था और वही वो कार्य करती थी। और बाकी वक्त है वो साहित्य चर्चा में या संगीत में सुनने में या वह बिस्तर पर लेटे लेटे बिताया करती थी। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना धरते थे और ना ही आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। मतलब बाकी जो औरतें थी कार्य करना घरेलू और भी सब कार्य में हिस्सा लेती थी, ऐसा लेखिका के प्रति किसी का कोई नहीं था कि ये कार्य ये भी करे, ऐसा नहीं माना जाता था। सबकी श्रद्धा क्यों थी, जबकि पत्नी माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन भी नहीं करती थी। सैन्य खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण है। कहते हैं कि माँ का वैसे दो कारण पहले बता चुके हैं, लेकिन कहती है मेरे समझ में देखा जाए तो दो कारण नजर आते हैं। जिससे पहला वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा जो गोपनीय बात होती थी वो एक दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, इसलिए सब उसके साथ मिलजुल कर बातें भी करते थे। पहले के कारण घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती रह जाती थी। ये जो ईमानदारी कारण या कभी झूठ नहीं बोलती थी, पक्षपात नहीं करती थी, इसके कारण घर वालों का प्यार था और दूसरों की बातें किसी को नहीं बताती, गोपनीय रखती थी। इसके कारण ही जो बाहर वाले थे मतलब पड़ोसी थे उनको भी उनके साथ दोस्ती रहती थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बेवकूफी निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे ये नहीं पूछता था कि इसे क्या लिखा है, भले एक बहन दूसरी बहन के नाम क्यों न हो। और माँ ये जानने को बेहाल हो बीमारी में उभरी यानी छोटे से बड़ा हमारे घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। वे निजी बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनों के छोटा सा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका 5 महीने और एक भाई है, तो लेखिका इसमें 3रे नंबर की है। तो लेखिका कहती है कि हम 3 बहनों को और एक भाई को जो हमारी निजी जिंदगी में छूटपन का कारण था, इससे हमें लेखन कार्य करने का मौका मिल गया। तो ये 4 जो बहन 6 बहन भाई में से तो 3 बहनें और एक भाई क्या करते थे, लेखन कार्य किया करते थे। आगे लीग के शिक्षक अपने पूर्वजों माँ और नानी को भी रही होगी, गमित रहती अपनी इस परदादी की जिससे कतार में बाहर चलने का शौक था, उसे भर ले रखा था कि अगर खुदा के अवसर में उसके पास कोई 2 या 2 धोतियां हो जाए तो वे 3 दान कर देती थी। ये अपनी परदादी की बात बता रही लेखिका के देखा तो नहीं था लेकिन उनकी भक्ति वगैरह सुनी थी, तो उसने ऐसा महसूस होता है कि नानी जो उनकी परदादी थी उनका एक मुख्य नियम था, जिसको हम व्रत कह सकते हैं, व्रत पर आया है कि वो अपने पास केवल 2 ही धोतियां रखती थी। अगर किसी कारणवश उनके पास 3री धोती आ जाती थी तो वो उसको दान कर देती थी, ये उसका नियम बना हुआ था। तो अपने पास केवल 2 ही धोती रखती थी। और बाल हरकत की माँ जब स्त्री हुए तक को ठीक कर अस्थि जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती और मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उसकी पोते का पहला बच्चा लड़की है। तो गैर रिवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। भगवान अपने बीच पोशीदा रखने के लिए बजाय शराम का ऐलान कर दिया कि मुंह खोल के ले जाएंगे, कोई वाजिब वजह ढूंढने मिली, यही थी। ये दूसरी उसकी परदादी की बात बताई जा रही है कि उनकी माँ जब फर्स्ट बार गर्भवती हुई तो उसकी भगवान के सामने जाकर मन्नत क्या मांगी है कि मेरे
पोती ही हो, मतलब लड़की ही हो। तो इस बातों से लेखिका कह रही है कि जो दादी की जो भावना थी, मतलब भेदभाव की भावना बिल्कुल नहीं थी कि लड़का लड़की के अंदर कोई भेदभाव किया जाए। इतनी पुरानी हो तो होने के परंपरा निभाने के बाद भी इस प्रकार का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रखती थी। पहला बच्चा बहू का बेटा होता तो खैरनी माजी इसकी तरफ से कोई सिफारिश नहीं दी, बल्कि मंदिर जाकर ये और औरतों ने कहा कि पहला बच्चा जैसे बेटर का हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो उनकी पर्दा दिखी लेके जाके उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मंदिर जाकर ऐसी मन्नत मांगती कि बेटा न होकर बेटी हो तो भी अच्छा है। और एक गोद में खेलती दादी पर माँ की आरज़ू किस कदर रंग लाई, उन्हें गुमान भी था। वो जो अपनी बहू थी, मतलब वो बहू की तरह नहीं थी, वो घर कार्य में प्रत्येक घरेलू कार्य नहीं कर पाती थी या जो रीति रिवाज परंपरा थी उनके अनुसार नहीं चलती थी, फिर भी देखिए कि मेरी माँ की, मेरी जो परदादी थी वो काफी कदर करती थी। बाकी बचा चर्चा हम आगे करेंगे और साथ में इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।